हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं संतोष सर टारगेट बायोलॉजी क्लासेस में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज से हम लोग 2025 में होने वाले 12 के बायोलॉजी के एग्ज़ाम का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें कि यह सबसे पहला चैप्टर पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर को मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसमें सबसे पहले हम लोग वे सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रश्न को देखेंगे, वे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। पहले हम लोग उन सारे प्रश्नों को करेंगे, फिर संभावित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसके बाद जो है फिर हम लोग PYQ शॉर्ट्स क्वेश्चन को देखेंगे, लघु क्वेश्चन को। इसके बाद फिर हमने कुछ वैसे सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लिया है जो कि आप लोग को एग्ज़ाम में हूबहू वही देखने को मिलेगा। तो कुछ शॉर्ट्स क्वेश्चन PYQ करेंगे, फिर उसके आधार पर हम लोग कुछ संभावित PYQ करेंगे। इसके बाद जो है कुछ लॉन्ग क्वेश्चन को भी हम लोग PYQ जो है जितने लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे गए इस चैप्टर से उसको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चंस हम आपको देंगे गेस किया हुआ जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। क्रैश कोर्स का ये सबसे पहला लेक्चर है। इस स्लाइड को बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, ताकि मैं आपको इसके आगे के लेक्चर्स को प्रोवाइड करा सकूं। तो चलिए हम लोग वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका वो है, जब जायांग में स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वे क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है जब जायांग में यानी कि पुष्प के मादा जनन अंग से में जो स्त्री केसर है, इस स्त्री केसर से जो जुड़ा रहता है, यानी जायांग कहने का मतलब हुआ जायांग और स्त्री केसर, ये एक दूसरे से जो जुड़े हुए रहते हैं तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब जायांग स्त्री केसर से जुड़े हुए हो तो वह संरचना क्या कहलाती है, युक्तांडपी कहलाती है। क्या कहलाती है, युक्तांडपी। युक्तांडपी क्या है, तो जब जायांग और स्त्री केसर दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो यह संरचना युक्तांडपी कहलाती है। देखिए ये 2022 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहता है जायांग या जायांग एक स्त्री केसर या बहु स्त्री केसर से हो सकते हैं। यानी जायांग स्त्री केसर अगर एक स्त्री केसर से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे हम एकांडपी कहेंगे, और जब जायांग बहुत स्त्री केसर से जुड़े हुए होंगे तो उसे हम बहुअंडपी कहेंगे। तो यहाँ पे एकांडपी और बहुअंडपी दोनों को समझना है कि जायांग जब एक स्त्री केसर से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम एकांडपी कहेंगे, और जब जायांग एक से अधिक बहु स्त्री केसर से जुड़ा हुआ हो तो उसे हम बहुअंडपी कहते हैं। जहाँ पर ये एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित युक्तांडपी हो सकते हैं, या फिर आपस में स्वतंत्र युक्तांडपी हो सकते हैं। तो कहता है जहाँ पर ये एक से अधिक जुड़े हुए रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, युक्तांडपी, यानी जुड़ा हुआ अंडप, और जब ये स्वतंत्र होंगे तो उसको हम युक्तांडपी कहेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 2। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। यह आपके बिहार बोर्ड के 2022 में यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका निर्माण होता है, तो इसका गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। किसका होता है, गुरु बीजाणु का। याद रखिएगा कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, देखिए गुरु बीजाणु मातृ मतलब हो गया जन्म देने वाला, माँ
है ना। तो ये माँ किसकी माँ है, तो ये गुरु बीजाणु की माँ है। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका किसका निर्माण करती है, गुरु बीजाणु का। इससे भी कुछ रिलेटेड पॉइंट एक दिया गया है, देखिए कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पुष्पीय पौधे में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। कहता है जितने भी पुष्पीय पौधे हैं उसमें नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है। तो यह भी क्वेश्चन आपका 2022 का पूछा गया है। तो याद रखिएगा जनन कोशिका, इसका राइट आंसर क्या होगा, जनन कोशिका। यानी पुष्पीय पौधे में नरयुग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होगा, जनन कोशिका से होगा, याद रखिएगा। इससे भी जुड़ी हुई कुछ एक पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, देखिए कि पुष्पीय पौधे में नर युग्मक जनन कोशिका के विभाजन से बनते हैं। पुष्पीय पौधे में जो नर युग्मक बनता है वो किससे बनता है, जनन कोशिका के डिवीजन से बनता है, जनक कोशिका के विभाजन से बनता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 4 कि इमेस्कुलेशन क्या है। इमेस्कुलेशन, तो इमेस्कुलेशन इसी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विपुंसन बोलते हैं। तो विपुंसन क्या है, तो जब कोई द्विलिंगी पुष्पों में हमें स्वपरागन नहीं होने देना है, उसको रोक देना है स्वपरागन को, तो इसके लिए क्या करना होगा, उस पुष्प से नर जनन अंग या मादा जनन अंग दोनों में से किसी एक को काट के हटा देना पड़ेगा। तो यह प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यानी कि किसी द्विलिंगी पुष्प से स्वपरागन को रोकने के लिए नर जनन अंग या मादा जनन अंग को काट के निकाल देने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाती है। यह क्यों आवश्यक है, किससे संबंधित है, तो ऐसा हम लोग संकरण करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा कि इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है, तो ये संकरण से संबंधित है। देखिए कुछ बातें दिया गया है कि किसी उभयलिंगी पुष्प में स्वपरागन को रोकने के लिए नर जनन अंग या मादा जनन अंग को काट कर निकाल देने की प्रक्रिया इमेस्कुलेशन कहलाती है। यह प्रक्रिया किससे संबंधित है, तो संकरण से संबंधित है। और इमेस्कुलेशन क्या है, तो पुष्प किसी द्विलिंगी पुष्प से नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों में से किसी एक को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विपुंसन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि भ्रूण पोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है। वैसा बीज जिसमें भ्रूण पोष प्रेजेंट हो, क्या हो, भ्रूण पोष प्रेजेंट हो, है ना, भ्रूण पोष प्रेजेंट हो, तो वैसे बीजों को हम क्या कहते हैं, तो वैसे बीजों को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा एंडोस्पर्मिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्मिक। ऐसा बीज जिसमें भ्रूण पोष प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, पाई जाती हो, वैसे बीजों को हम क्या कहेंगे, एंडोस्पर्मिक कहेंगे, ध्यान में रखिएगा। देखिए कुछ बातें दिया गया है यहाँ पे कि भ्रूण पोष वाले बीजों को भ्रूण पोषी बीज यानी एंडोस्पर्मिक सीड्स कहा जाता है। इन बीजों में अवशिष्ट भ्रूण पोष पाया जाता है जिसका इस्तेमाल बीजों के अंकुरन के दौरान होता है। जिस बीजों में हमें अंकुरन करानी है तो अंकुरन के लिए भ्रूणपोष में चाहिए, भ्रूणपोष होनी चाहिए बीजों के अंदर, तो इसलिए जो बीज भ्रूणपोषी होगा उसका इस्तेमाल बीजों के अंकुरन में होता है। वहीं चना, सेम, मटर जैसे द्विबीजपत्री पौधे के बीजों में भ्रूणपोष नहीं होता। याद रखिएगा, चना, सेम और मटर जैसे द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूणपोष नहीं होता है। इन बीजों को अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो जिसमें बीज भ्रूणपोष होगा उसे हम भ्रूणपोषी बीज बोलेंगे, और जिसमें भ्रूणपोष नहीं होगा उसको हम अभ्रूणपोषी बीज बोलेंगे, एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? तो याद रखिएगा कि भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है, एंडोस्पर्मिक। ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है, कब, 2020 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है। तो जलीय जंगली घास किसे कहा जाता है, जलकुंभी को। याद रखिएगा जलकुंभी क्या है, एक जलीय जंगली घास है। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कि वायु परागन किस में होती है। तो वायु परागन किस में नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका वायु परागन किस में नहीं होता है। तो घास में वायु परागन होता है, मक्का में भी वायु परागन होता है और गेहूं में भी वायु परागन होता है। किस में वायु परागन नहीं होगा? सैल्विया में वायु परागन नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। अच्छा, इसमें एक पॉइंट्स दिया है कि घास, मक्का और गेहूं में वायु परागन होता है, सैल्विया में नहीं होता है। चलिए अगला 8वां नंबर प्रश्न है आपका कि निम्नांकित में से किस पौधे में स्वपरागन होता है। ये भी 2019 में प्रश्न पूछा गया है। तो जितने भी द्विलिंगी पुष्प होंगे उन सबों में क्या होगा? स्वपरागन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। बाद बाकी एक लिंगी में हमेशा परपरागन होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पॉइंट्स एक दिया गया है कि स्वपरागन की प्रक्रिया में सिर्फ द्विलिंगी या उभयलिंगी पादप में ही स्वपरागन संभव है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है। यानी किस पादप जगत में अगुणित भ्रूणपोष पाया जाता है? तो याद रखिएगा अनावृत बीजी में। अनावृत बीजी के जितने भी पादप होंगे इसका भ्रूणपोष कैसा होगा? अगुणित होगा। कैसा होगा? अगुणित भ्रूणपोष होगा, याद रखिएगा। कैसा होगा? अगुणित भ्रूणपोष होगा, याद रखिएगा। चलिए कुछ पॉइंट्स दिया गया है यहाँ पे, देखिए कि अनावृत बीजी पौधे में भ्रूणपोष अगुणित होता है क्योंकि यह निषेचन से पहले बनता है। निषेचन से पहले बनने के कारण अनावृत बीजी के पौधे में भ्रूणपोष अगुणित होता है और यह बार बार विभाजन होते रहता है। अगला है कि भ्रूणपोष के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। कहता है भ्रूणपोष पौधे में पाए जाने वाला एक पादप उत्पाद है। यह एक पोषक उत्तक के रूप में कार्य करता है, यानी ये किसी न किसी रूप में किसी को पोषण देने का काम करता है। तो देखिए आगे 2 पॉइंट्स और हैं कि भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को या अंकुर को पोषण देने का काम करता है, यानी भ्रूण या फिर अंकुरन के समय ये पोषण देने का काम करता है। कौन? भ्रूणपोष। भ्रूणपोष मनुष्यों को भोजन के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है और सभी तरह के अन्य तेल उत्पाद भ्रूणपोष से ही बनते हैं। कहता है जितने भी अन्य उत्पाद और जितने भी तेल उत्पाद हैं ये सब किससे बनता है? भ्रूणपोष से बनता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कि इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है। कायिक प्रवर्धक नहीं है तो चल बीजाणु में कायिक प्रवर्धन नहीं होगा, बाद बाकी प्रकंद में होगा, चूसक में भी होगा और शाखाओं में भी होगी। इन सब में कायिक प्रवर्धन होगा लेकिन चल बीजाणु में नहीं होगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11 कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है। कूट फल को हम असत्य फल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असत्य फल बोलते हैं। फॉल्स फ्रूट बोला जाता है इसको, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। तो याद रखिएगा कि असत्य फल किसे कहते हैं। तो असत्य फल वैसा फल जिसका निर्माण अंडाशय के अलावे पुष्पासन से होता हो, वैसे फल को हम असत्य फल बोलते हैं। तो यहाँ पे सेब जो है वो असत्य फल है क्योंकि इसका निर्माण किससे होता है? पुष्पासन से होता है। देखिए कहता है जिस फल का निर्माण अंडाशय के अलावा पुष्पासन से हो, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, पुष्पासन से हो उसे हम कूट फल कहते हैं या असत्य फल कहते हैं। सेब का निर्माण किसके द्वारा होता है? पुष्पासन का, पुष्पासन से। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा फल है जिसके पुष्पासन को हम लोग खाते हैं? तो वो सेब है। अगला है भ्रूणपोष का क्या कार्य है? तो भ्रूण को पोषण देने का भी जस्ट हमने पढ़ा है इसके पिछले प्रश्न में। तो 12 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नांकित में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। तो एस्ट्रेसिया और घास, इस दोनों में जो बीज का उत्पादन होता है ये असंग जनन के द्वारा होता है, पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा होता है, याद रखिएगा। एस्ट्रेसिया और घास असंग जनन के द्वारा इसमें होता है बीज का निर्माण। अगला है, इसमें पॉइंट्स भी दे दिया है, देखिए कि एस्ट्रेसिया एवं घास जैसे पौधे में बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भ्रूणपोष क्या है।
कैसी संरचना है, तो भ्रूणपोष कैसी होती है, त्रिगुणित होती है। याद रखिएगा त्रिगुणित क्यों होता है, तो भ्रूणपोष में देखिए ध्यान रखिएगा, त्रिगुणित इसको इसलिए बोला गया है कि इसकी संरचना 3 गुनी होती है, 3 गुनी होती है, इसलिए ये त्रिगुणित होता है। चलिए इसमें देखिए कुछ बातें दिया गया है कि भ्रूणपोष एक त्रिगुणित संरचना है जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण देने का कार्य करती है। आवृतबीजी पौधे में इसका निर्माण द्विनिषेचन के फलस्वरूप होता है। यानी जब आवृतबीजी पौधे में द्विनिषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, तभी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य भ्रूणकोश में केंद्रक की क्या व्यवस्था होती है। तो द्विबीजपत्री पौधे में भ्रूणकोश में केंद्रकों की क्या व्यवस्था होती है, तो देखिए भ्रूणकोश ये रहा, ऊपर में 3 केंद्रक जिसे हम प्रतिमुखी कोशिका बोलते हैं, फिर 2 केंद्रक जो कि ध्रुवीय केंद्रक है, फिर 3 केंद्रक जो कि एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। तो देखिए 3, 2 फिर 3, तो कहने का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला है बीज चोल का निर्माण किससे होता है, तो बीज चोल का निर्माण किससे होता है, पेरिकार्प से होता है। याद रखिएगा इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए कि बीज चोल का निर्माण पेरिकार्प के द्वारा होता है। पेरिकार्प में 3 परत होती है, एपिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। एपोकार्प जो पेरिकार्प की सबसे बाहरी परत है, इसे कभी कभी एक्सोकार्प भी कहा जाता है। मेसोकार्प पेरिकार्प की मध्य परत होती है और एंडोकार्प ये पेरिकार्प की आंतरिक परत होती है। देखिए कुछ और पॉइंट है कि पेरिकार्प एक मांसल सूखा हो सकता है। मांसल पेरिकार्प वाले फलों का उदाहरण है आम और अमरूद, जबकि सूखे पेरिकार्प वाले फलों का उदाहरण है सरसों और अखरोट। क्वेश्चन नंबर अगला 17 है कि निम्न में से किस पादप में बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता है। तो याद रखिएगा चीड़ ऐसा पौधा है और देवदार जिसमें कि बीज तो बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता। देवदार याद रखिएगा, देवदार और चीड़ ये दोनों ऐसे पौधे हैं जिसमें बीज होता है लेकिन पुष्प नहीं होते। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका भूमि फलनी फल किसे कहते हैं। तो भूमि के अंदर फलने वाला फल क्या कहलाता है, भूमि फलनी फल कहलाता है। तो इसका उदाहरण हो जाएगा मूंगफली। क्या हो जाएगा इसका आंसर, मूंगफली इज द राइट आंसर भूमि फलनी फल के रूप में। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि जमीन के अंदर बनने वाला फल मूंगफली भूमि फलनी फल है। अगला है 19 नंबर, वायु परागन सामान्यतः देखा जाता है घासों में। वायु परागन कहाँ देखने को मिलता है, घास में। याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पे है मक्का, गेहूँ, जय और चीड़, इसमें वायु के द्वारा क्या होता है, परागन होता है। याद रखिएगा ध्यान से, मक्का, गेहूँ, जय और चीड़, इन सब में कौन सा परागन होगा, वायु के द्वारा परागन होगा। 20 नंबर लास्ट प्रश्न है आज के इस लेक्चर का, निम्न में से किस में जल द्वारा परागन होता है। तो हाइड्रिला में किसके द्वारा परागन होगा, जल के द्वारा। जलकुंभी में कीट के द्वारा होगा, कमल में भी कीट के द्वारा या वायु के द्वारा होगा। तो अच्छा कुछ पॉइंट्स है, देखिए ध्यान से सुनिएगा कि सिरेटोफिलम, जुस्टेरा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इन चारों में किसके द्वारा परागन होता है, जल के द्वारा परागन होता है। सेरेटोफिलम, जुस्टेरा, वेलिस्नेरिया और हाइड्रिला, इन चारों में किसके द्वारा परागन होगा, जल के द्वारा। देखिए परागन से जुड़ी हुई हमने सारी बातें यहाँ पे बता दिया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो हो सकता है कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, जो कि आपके लिए काफ़ी मददगार होगा। पहला है जंतु परागन। तो जंतु परागन को हम लोग जूफिली बोलते हैं।
दूसरा है कीट परागन जिसको एंटोमोफिली कहा जाता है। अगला है पक्षी परागन जिसको कि ऑर्निथोफिली कहते हैं। अगला है घोंघा परागन जिसको कि हम मैलेकोफिली कहते हैं। अगला है चमगादड़ के द्वारा परागन, इसको कैरेप्टेरोफिली कहते हैं। जल के द्वारा परागन, इसको हम वाटर पॉलिनेशन या हाइड्रोफिली कहते हैं। और वायु परागन जिसको कि हम एनीमोफिली कहते हैं। तो कहने का मतलब है कि परागन से जुड़ी हुई सारी बातें हमने बता दिया। यहाँ पे परागन वाली किसी के द्वारा परागन हो तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि जंतु परागन जूफिली, कीट परागन एंटोमोफिली, पक्षी परागन ऑर्निथोफिली, घोंघा परागन मैलेकोफिली, चमगादड़ द्वारा परागन कैरेप्टेरोफिली, जल परागन हाइड्रोफिली, वायु परागन एनीमोफिली। तो कहने का मतलब है कि आज का ये लेक्चर समाप्त हो गया, जिसमें हम लोग ने आज 20 प्रश्न का डिस्कस किया, जिसमें कुछ नए नए पॉइंट्स को भी हमने ऐड किया था। तो आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखिएगा, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, रिपीट बार बार कीजिए और देखिए और समझिए, ताकि होने वाले एग्ज़ाम 2025 में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें और अपने भविष्य को उज्जवल कर सकें। तो एक बार हम लोग पुनः शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं, फटाक से 2 मिनट लगेगा। जब जायांग में इस तरीके से एक दूसरे से संयुक्त होते हैं, जुड़े रहते हैं, तो क्या कहलाता है? युक्तांडपी। अगला है गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से किसका निर्माण होता है? गुरु बीजाणु का। पुष्पीय पौधों में नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? जनन कोशिका के विभाजन से। इमेस्कुलेशन किससे संबंधित है? तो संकरण से। भ्रूण पोष वाले बीज को क्या कहा जाता है? एंडोस्पर्मिक बीज। जलीय जंगली घास है जलकुंभी। वायु परागन किस में होता है? नहीं होता है, सल्विया में। निम्न में से किस पौधे में परागन होता है? द्विलिंगी में। अगुणित भ्रूणपोष किसकी विशेषता है? अनावृत बीजी पौधे का। कायिक प्रवर्धक नहीं है, चल बीजाणु। इनमें से कौन फल कूट फल है? सेब। भ्रूणपोष का क्या कार्य? भ्रूण को पोषण देना। किसमें बीज का उत्पादन असंग जनन के द्वारा होता है? तो एस्ट्रेसिया और घास। भ्रूणपोष कैसी संरचना है? त्रिगुणित। द्विबीजपत्री पौधे में केंद्रकों की क्या व्यवस्था रहती है भ्रूणकोश में? तो 3-2-3, 3 प्रतिमुखी कोशिका, 2 ध्रुवीय केंद्रक और 3 एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, कुल 8। बीज चोल का निर्माण होता है पेरिकार्प से। निम्न में से किस पादप में बीज बनता है लेकिन पुष्प नहीं बनता? चीड़ और देवदार में। भूमि फलनी फल किसे कहा गया? मूंगफली को। वायु परागन किस में होता है? घास में। और जल परागन किस में होता है? हाइड्रिला में। तो वीडियो कैसा लगा? और इधर जंतु परागन जूफिली, कीट परागन एंटोमोफिली, पक्षी परागन ऑर्निथोफिली, घोंघा परागन मैलेकोफिली, चमगादड़ परागन कैरेप्टेरोफिली, जल परागन हाइड्रोफिली और वायु परागन एनीमोफिली। लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग का सपोर्ट रहा, आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो इसी प्रकार के क्रैश कोर्स को हम पूरा कंप्लीट कराएंगे, पूरा A to Z 13 चैप्टर्स को। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम अगले दिन आप लोग को प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। हैव ए नाइस डे। धन्यवाद।